अब आप दोनों यहां पर साइन कर दीजिए। पहले आप कीजिए सर। अब आप कीजिए मैडम। मुबारक हो। अब आप दोनों एक दूसरे को माला पहना दीजिए। अभी अभी जो आपने देखा ये हमारे देश में बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे यहाँ बुजुर्गों की शादी के किस्से बेहद कम हैं और ये किस्सा उन्हीं में से एक है। हमारी ये कहानी हमारे समाज में बुजुर्गों की हालत और उनसे जुड़े कई पेचीदा मसलों का एक आईना है। ये कहानी है गुजरात में अहमदाबाद के रहने वाले 71 वर्षीय पूजन वैष्णव और 66 वर्षीय दक्षा पटेल की। भाई आपके लिए ये शॉल लाया हूं। अब आपको ठंड कम लगेगी, ठीक है? आप पढ़िए। अब ठीक से दिखाई देता है आपको? ये देखिए। नहीं है। अपने मूड में रहते हैं। जून भाई, ये आपके लिए लाया हूं मैं। इसे जरूर पहनिएगा। इस्माइल भाई, बहुत तकलीफ था इसे? हाँ, बहुत तकलीफ था। अच्छा, आपका इलाज लाया हूं मैं। ये लीजिए। अब यही आपका सहारा है इस्माइल भाई। बाकी सब चीजें आप लोगों में बांट दीजिएगा। जी, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया पंजन साहब आपका। शुक्रिया तो मुझे आपका मानना चाहिए। जिस तरह से आप इन लोगों की देखभाल करते हैं, इसी तरह इनकी देखभाल इनके बच्चों ने की होती तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरी तो नौकरी है सर, लेकिन आप जो इन लोगों के लिए कर रहे हैं वो तो। मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। मुझे इससे सुकून मिलता है। हर बार की तरह मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगे कि किसी को मदद की जरूरत है तो बेझिझक मुझे बताइएगा। जी, जरूर बताऊंगा। बैठ सकता हूं? फोटो नहीं लगाता तुम्हारे तुमने ये पूछू उसे। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा। आप? हूँ पूजन वैष्णव, यहाँ नजदीक में ही रहता हूँ। मंदिर में अक्सर आता रहता हूँ। क्या पूछना है? काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप इसी तरह सीढ़ी पे बैठ के स्वेटर बुनती रहती हैं। सीधे सीधे बताइए कि क्या पूछना है। ये स्वेटर आप किसके लिए बुन रही हैं? अपनी नातिन के लिए। मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते में तो स्वेटर बुन जाता है, लेकिन आप तो पिछले 6 महीने से यही नीले रंग का स्वेटर बुनती जा रही है। कहाँ है आपकी नातिन? और इतने महीनों में आपको मिलने तक नहीं आई वो? मैं इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहती। अरे तुमने खोटू लाग्यो। अरे सांभळो हमारी बात, सुनिए तो। अब क्या बताएं पूजन जी, जो माता जी है ना बड़ी दुखियारी हैं। लेकिन उनके साथ हुआ क्या? अब ये तो मुझे पता नहीं। मैंने कई बार पूछने की कोशिश की, या तो वो गुस्सा हो जाती हैं या फिर रोने लगती हैं। उनका
घर कहाँ है? अब उनका अपना घर कहाँ है ये तो मुझे पता नहीं। अब ये भगवान का दरबार ही उनका घर है। क्या? हाँ, वो अब इसी मंदिर में रहती। पूजन जी, ये दक्षा जी। दक्षा जी, ये पूजन जी है। इस मंदिर में सालों से आ रहे। अगर आपकी आज्ञा हो तो ये आपसे कुछ बातें करना चाहे। देखिए, गलत मत समझिएगा, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी की निजी बातें जानकर आपको क्या मिलेगा? छुपाने से आपको क्या मिलेगा? कुछ घाव छुपाने से नासूर बन जाते हैं, उन्हें खुला छोड़ देना ही अच्छा है। मैं आपकी नातिन के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरी नाती 1.5 बरस में थी गई। कैरेक्ट हाउस से ये सोचकर उसके लिए स्वेटर बुन रही हूँ, लेकिन वो जब नहीं आती तो पूरा स्वेटर उधेड़ देती हूँ। फिर 2-4 दिन के बाद फिर से बुनना शुरू कर देती हूँ। आपकी बेटी कहाँ रहती है? यही अहमदाबाद में। तो आप उनके साथ मुझे इस बारे में कुछ भी मत। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी। चलिए कुछ और बात करते हैं। 71 वर्षीय पूजन वैष्णव दान पुण्य करते रहते थे। इसी दौरान एक दिन उनकी मुलाकात दक्षा जी से हुई। उनका दुख उन्होंने भांप, लेकिन दक्षा जी किसी से बात करने को तैयार नहीं। वो तो जैसे अपने सारे दुख अपने अंदर समेट कर बैठ गई, और अगर कोई पूछे भी तो वो गुस्सा हो जाती। लेकिन पूजन जी को यह बात खाई जा रही थी कि दक्षा जी की बेटी इसी शहर में रहती थी, तो फिर दक्षा जी इस मंदिर में क्यों रह रही थी? एक ही शहर में रहते हुए उनकी बेटी उनकी खोज खबर क्यों नहीं लेती थी? क्या गुजरी थी उनके साथ? पूजन जी जब भी मंदिर आते तो उनसे मिलते और बातें करते, लेकिन दक्षा जी के स्वभाव को देखते हुए पूजन जी उनसे उनके अतीत के बारे में सवाल पूछने से हिचकिचाते थे। और जब भी पूजन जी उनसे उनके परिवार के बारे में सवाल करते, वो तिलमिला उठती। उनके इस बर्ताव के पीछे क्या राज था? क्या हुआ था उनके साथ? जैसे जैसे उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं, उनके बीच एक विश्वास का रिश्ता बनता गया। और आखिर एक दिन दक्षा जी ने अपने दिल में छुपे सारे राज बाहर निकाल दिए। आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? मैं यहाँ मंदिर में क्यों रहती हूँ? अपने बेटी के साथ क्यों नहीं रहती? मेरा बेटा मुझे यूएस क्यों नहीं बुलाता? मेरी नातिन कहाँ है? हाँ, जानना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर आप बताना चाहे तो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सब कुछ बताना चाहती हूँ। ये सब तब शुरू हुआ जब मेरे पति की मृत्यु हुई। तब हम हिम्मत नगर में रहते थे। मेरी बेटी नमिता और उसका पति राकेश मुझे अपने साथ रहने के लिए लेके गए। मुझे लगा वो मुझे मेरी देखभाल के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं गलत थी। माँ जी, पटेल साहब के नहीं रहने का हम सबको दुख है, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपका क्लेम पास हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया के असली हकदार तो आपके स्वर्गवासी पति हैं, जो इस उम्र में आपकी देखभाल के लिए 15 लाख रुपए छोड़ के गए। ये रहा आपका चेक। बेटा जरा नमक देना। नमिता, हाँ। नमक देना जरा। लीजिए माँ।
बेटा ये तो शक्कर है। ओह सॉरी, मैं दे देती हूँ नमक। क्या बात है, सुबह से देख रही हूँ बहुत परेशान सी लग रही है, क्या हुआ? वो माँ, छोड़िए ना, मैं सब बातें आपको बता के आपको परेशान क्यों करूँ। आपको नमक देती हूँ। बेटा अपनी माँ को नहीं बताएगी तो और किसको बताएगी? माँ आप तो जानती है कि बिजनेस में आजकल बहुत मंदी चल रही है, तो राकेश का बिजनेस भी काफी लॉस में चल रहा है, इसलिए उन्होंने कुछ लोगों से उधार लिया हुआ है। उन्होंने सोचा था कि बिजनेस अच्छे से चल पड़ेगा तो लौटा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। मेरे सारे गहने भी बेच दिए हैं हमने, यहाँ तक कि ये घर भी गिरवे रख दिया है। अब जल्दी से कुछ नहीं हुआ ना माँ, तो हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। बेटा इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? मैं और राकेश तो बहुत परेशान थे ही। हमने सोचा था आपको बता के आपको क्यों परेशान करें। बेटा कितने पैसों की जरूरत है? तकरीबन 15 से 17 लाख की। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे हो पाएगा। देख बेटा मेरे पास कुछ पैसे हैं। नहीं माँ, आपसे नहीं। देख बेटा तेरे बापूजी के कुछ इंश्योरेंस के पैसे हैं और वो हिम्मत नगर वाला फ्लैट बेचा था ना, उसके कुछ पैसे हैं। लेकिन माँ मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? देख बेटा मुसीबत के वक्त माँ बाप अपने बच्चों के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? माँ मेरी बच्ची। माँ जैसे ही राकेश को बिजनेस में मुनाफा होगा ना, हम आपके सारे पैसे वापस लौटा देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। वो बात का बाद में देखा जाएगा, अभी तो चिंता मत करना मेरी प्यारी बच्ची। माँ माँ आप ये अपनी खांसी का कुछ करती क्यों नहीं? बेटा मैं क्या करूं, दवाइयां तो ले रही हूँ ना। नमिता, सुन थयू, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरा वॉलेट कहाँ है भाई? अरे आपकी चीज है, आपको पता होगा, मुझे क्या पता? अरे मुझे कैसे पता होगा, मैं तो अरे शुद्ध हेलो। अरे माँ वो इनका वॉलेट नहीं मिल रहा है। रुको मैंने रखा है टीवी के पास। हेलो आपको क्या जरूरत थी मेरा पर्स छूने की? बेटा वो धोबी आया था तो नहा रहा था और ये बच्चे को खाना खिला रही थी, इसलिए से हद हो गई। मतलब आप जब चाहेंगी मेरी जेब में हाथ डालकर पैसे निकालेंगी? लेकिन आपकी बेटी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप कहाँ हैं, किस हाल में, और आपका बेटा जो यूएस में रहता है। मैंने उसे फोन किया था। हेलो। पूछो बेटा। हाँ मम्मी बोलो। बेटा मैं थोड़ी मुश्किल में हूँ, असल में मुझे यहाँ रहने की थोड़ी तकलीफ है। तुझे अगर ज्यादा तकलीफ ना हो तो मैं वहाँ। ओह ग्रेट, निकाल दिया होगा ना मेरी सिस्टर ने। तो नाउ व्हाई आर यू कॉलिंग मी? जब डैड के इंश्योरेंस के सारे पैसे उसी को दे दिए थे, अब तो मुझे फोन नहीं किया था। So why now? अब उसी के पास जाओ। बेटा समझने की कोशिश कर, तब वो मुश्किल में थे, उसे जरूरत थी बेटा। जरूरत? क्या मुझे जरूरत नहीं थी मॉम? मुझे यूएस आए हुए 6 साल हो गए और ना मेरे पास अब तक ग्रीन कार्ड है ना कोई प्रॉपर जॉब। आई वर्क इन बर्गर शॉप, गैस स्टेशन। मेरी वाइफ मॉल में काम करती है, तब जाके मेरा घर चलता है मॉम। बेटा मैं क्या करूं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
मैं तो यहाँ समीर समीर लेकिन आपके पति के अवसान के बाद में जो इंश्योरेंस के पैसे आए थे, उन पैसों का क्या हुआ? जब बच्चे ही अपने नहीं रहे तो पैसों का क्या रोना। लेकिन दक्षा जी, वो पैसे तो आपके हैं। आप पूजन जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस बात के बारे में आगे कुछ मत बोलना, कुछ मत बोल। बड़े दुख की बात है कि माता पिता जिन बच्चों को अपने खून पसीने से सींचकर बड़ा करते हैं, वही बच्चे उन्हें बुढ़ापे में यूं असहाय छोड़ देते हैं। हमारे देश में हर 6 में से 1 बुजुर्ग को भरपेट खाना नहीं मिलता, लगभग 1/3 को ठीक से मेडिकल ट्रीटमेंट मुहैया नहीं होता और तकरीबन 50% बुजुर्ग अपने बच्चों के हाथों दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं। हमारे देश में दक्षा जी जैसे लाखों माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के हाथों सताए जाते हैं, लेकिन उनमें से केवल 2% कानून का सहारा लेते हैं। यानी 98% माँ बाप अपने बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय दक्षा जी की तरह सब कुछ खुद सहना मंजूर कर लेते हैं। लेकिन पूजन जी ऐसे नहीं थे और ना ही उन्हें यह बर्दाश्त था कि दक्षा जी के साथ ऐसा हो। इसीलिए उन्होंने दक्षा जी को समझाने की भरपूर कोशिश की। मगर मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। झूठ मत बोलिए। अगर वो पैसे आपके पास होते तो आप इस तरह से मंदिर में जाकर नहीं रहते। वो पैसे आपके हैं। आपके पति ने पूरी जिंदगी मेहनत करके आपके लिए छोड़े, और उस पैसे के लिए अगर आप लड़ना नहीं चाहती तो यह आपके पति का अपमान होगा। नमिता मेरी बेटी है। आप मानती है ना तो उसने आपके साथ में जो कुछ भी किया वो गलत किया, और आप ये भी मानती है कि वो पैसे आपके थे। हाँ। चलिए मेरे साथ। कहाँ? चलिए। लेकिन मेरी बेटी को कुछ होगा तो नहीं ना? आप अभी भी उसी की चिंता कर रही हैं? दक्षा बहन, इस उम्र में आपको अपनी चिंता करनी चाहिए। आपके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो आपका ध्यान रखें ना रखें, अपना ध्यान तो रख ही सकते हैं। जी पर हम आपकी बेटी को जेल में ही भिजवा रहे हैं, हम तो सिर्फ आपको आपके हक का पैसा वापस दिलवा रहे हैं। इट्स योर लीगल राइट। दीजिए, इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। इसके हिसाब से न सिर्फ उन्हें आपके इंश्योरेंस के पैसे वापस देने पड़ेंगे, बल्कि हर महीने आपके भरण पोषण के लिए 10,000 रुपए भी देने पड़ेंगे। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है दक्षा बेन। सरकार ने बुजुर्गों की देखभाल और भरण पोषण के लिए सीनियर सिटीजन वेलफेयर एंड मेंटेनेंस एक्ट बनाया है। इस लॉ के तहत आपका रहना, करना, खाना पीना और आपकी दवाइयों का पूरा खर्चा आपके बच्चों को देना पड़ेगा। दक्षा बेन, आपकी माँ होने की जिम्मेदारी निभा ली, अब आपके बच्चों को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाने का वक्त आ गया है। साइन कीजिए। अब ये नोटिस कल ही भेज दी जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू गायत्री जी। धन्यवाद पूजन जी। हाँ, अभी नहीं, अभी एक और काम बाकी है। क्या? मुझे लगता है अब आपको मंदिर में नहीं रहना चाहिए। तो मैं कहाँ रहूंगी? भाई, मेरा 3 कमरे का फ्लैट है और उसमें मैं अकेला ही प्राणी रहता हूँ। आपके साथ? ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं, एक 70 साल का बूढ़ा और 65 साल की बुढ़िया कहाँ कैसे रहते उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे कुछ ही दिनों की बात है, ये केस का फैसला हो जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन कुछ नहीं। अपना सामान बांध के तैयार रखिएगा, मैं कल आपको लेने आऊंगा। दक्षा जी को मंदिर में ना रहना पड़े, इसलिए पूजन जी ने उन्हें अपने घर में आसरा देने का फैसला किया। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह किए बगैर, और उनका यह फैसला काबिल तारीफ था।
आखिर कहां चली गई दक्षा जी? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? या फिर पूजन जी की बात ने उन्हें इतना विचलित कर दिया था कि उन्होंने कहीं और चले जाना ठीक समझा? वो जहां भी गई थी, लेकिन उनके गुम होने से पूजन जी बेहद परेशान थे। पूजन जी ने उनकी तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया। पुलिस शहर के सभी हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर्स, धर्मशालाओं और ओल्ड एज होम्स में पूछताछ कर रही थी। आर यू श्योर? ठीक है, हम लोग आ रहे हैं वहां पे। सर पता चल गया है। आज एक वृद्धाश्रम में उनको भर्ती किया गया। तो चलिए ना सर, प्लीज जल्दी चलिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। क्यों? नमिता और राकेश आए थे। उन दोनों ने मुझसे बहुत माफी मांगी। दोनों रोने लगे। यहाँ भी उन दोनों ने ही मुझे भर्ती करवाया। सारा खर्चा भी वही देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी हालत थोड़ी अच्छी होने के बाद वो मुझे अपने घर ले जाएंगे। और आपने उनकी बात मान ली? हाँ। और उन्होंने ये भी कहा होगा कि आप केस वापस ले लीजिए। हाँ। इसीलिए तो आए थे वो लोग। कितनी भोली हैं आप। एक बार आप केस वापस ले लेंगी, वो लोग अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देंगे और किसी न किसी तरह आपके सारे पैसे हड़प लेंगे। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आपके साथ? हाँ, मेरे साथ जो हुआ वो काफी घिनौना था और इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। आपको भी इसी वजह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरी तो सारी कहानी आपने पूछ ली। आपके साथ क्या हुआ ये नहीं बताएंगे? ये सब मेरी बीवी के देहांत के बाद में शुरू हुआ। मेरा बेटा गौरव अपनी बीवी और बेटे के साथ में मेरे घर में ही रहने लगे। फिर एक दिन बाबूजी, ये जरा साइन कर दीजिए ना यहाँ। ये क्या है बेटा? लोन के पेपर्स है। मैं लोन ले रहा हूँ ना, मुझे ये फ्लैट मॉर्गेज पे रखना होगा। लेकिन ये फ्लैट तो मेरे नाम पर है। इसलिए तो ये फॉर्मेलिटीज करनी पड़ रही। और दिख रहा तारो मणिनगर नो फ्लैट से उसे क्यों मॉर्गेज नहीं रखते? बापूजी, वो तो हमने कब का बेच दिया। इसलिए तो हम यहाँ रहने चले हैं आपके साथ, वरना आपको ना बुला लेते हमारे साथ रहने के लिए। कब बेचा वो फ्लैट? बहुत टाइम हुआ। ये यहाँ बापूजी, लोन की प्रोसीजर करवानी है, थोड़ा चलिए। रिलैक्स बापूजी, ये सिर्फ लोन के लिए है। ये लीजिए। धीरे धीरे उनका एटीट्यूड बदलने लगा। वो ऐसा जताने लगे कि जैसे मैं उन पर एक बोझ था। अरे बहू, यहाँ एप्पल रखे थे, कहाँ गए? नहीं है एप्पल, 170 रुपया किलो है। अब इतनी छोटी सी इनकम में 4 लोगों का परिवार चलाना है। ये सब फिजूल के खर्चे तो बंद करने ही पड़ेंगे ना। केले लाई हूं, खा लेना। और हाँ सुनिए, बाहर बैठे बैठे सबको फोन मत कीजिएगा। आजकल फोन का बिल भी ज्यादा आने लगा है, समझे? ચાલે હિરોઈન ચાલ, મોડું થાય છે, પિક્ચર ચાલુ થઈ જશે. હા હા ચાલો ચાલો. અને તૈયાર કર્યો? હા હા જુઓ કેવો સરસ હાથું લાગે છે બાપા. માર કરો યાર, એટલું મોડું થઈ જશે, પિક્ચર ચાલુ થઈ જશે. घूमने, फिल्म देखने या बाहर खाना खाने के लिए जब भी बाहर जाने की बात होती तो हमेशा वो 3 ही जाते। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता था। एक दिन शीला को घर आने में थोड़ी देर हो गई। उसका फोन भी अनरीचेबल आ रहा था। मुझे चिंता हो रही थी तो मैंने उसके कुछ दोस्तों को फोन करके पूछा कि पूजन बोल रहा हूं मैं, शीला हावी से तुम्हारे ત્યાં? हाँ हाँ पहुंची गई। ना ना चिंता नहीं करती। वो तो क्या है ना, मैं 1-2 घंटा लेट हुई ना तो बाबूजी को मेरी चिंता हो रही थी, बस इसीलिए फोन किया होगा। हाँ करूँ છું પછી। हाँ बाय, जय श्री कृष्ण। बापूजी आ શું માંડ્યું છે તમે? अरे मैं 1-2 घंटा लेट क्या हुई, आपने तो पूरी दुनिया में फोन कर दिया। अरे ये सब नॉर्मल है, 1-2 घंटा लेट होना नॉर्मल है। શું થયું? अरे समझाओ अपने बापूजी को, मैं 1-2 घंटा लेट क्या हो गई, इन्होंने पूरी दुनिया में फोन कर दिया जैसे मैं किसी के साथ भाग गई हूँ। देखो गौरव, शीला इस घर की बहू है।
और इसीलिए मैं उसके बारे में चिंतित था। मुझे उसे समझाना चाहिए। वो जिस तरह से बात कर रही थी वो ठीक नहीं था। आप चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए और झगड़ा करके मैं उसे इस घर से बाहर निकाल दूं? क्या कह रहा है तू? क्यों? सच कहा तो बुरा लग गया? बापूजी, अब ये सब करना बंद कर दीजिए, वरना आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है सावित्री। बापूजी, आज से आप इधर ही सो जाना और उस रूम में भी सो जाएगा, ठीक है? गौरव से कहता क्यों नहीं? ऐसा खाना तू नहीं खा सकता। छोड़ना यार, तू दवाई लिख देना। नहीं पूजन, ऐसे कैसे चलेगा? अरे वो बेटा है तेरा, इतना भी नहीं करेगा। वो मेरे लिए कुछ करेगा? इसकी तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है। आपको हमारे साथ रहने में इतनी तकलीफ हो रही है तो आप चले क्यों नहीं जाते हमें छोड़ के यहां से? मैं कहां जाऊंगा? कहीं भी जाइए, पर हमारा पीछा छोड़िए प्लीज। नहीं जाऊंगा मैं। अगर जाना है तो तुम लोग मेरा घर छोड़ के जाओ। ये मेरा घर, 25 साल तक पाई पाई जोड़कर इस घर को मैंने बनाया। मालिक हूं मैं इस घर का। ये घर मेरा है। ये आपका घर था, अब ये घर मेरा है। आपने खुद अपने हाथों से ये घर मेरे नाम लिख दिया है, भूल गए आप? अब मैं इस घर का मालिक हूं। पूजन जी ने अपने बेटे के बहलावे में आकर अपना घर उसके नाम कर दिया। उन्हें बाद में पता चला कि उनके बेटे ने उनके साथ धोखाधड़ी की थी, क्योंकि उसके पास एक मकान पहले से मणिनगर में था जिसे उसने किराए पर दिया हुआ था। लेकिन पूजन जी चुपचाप सहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने हक के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया। बापूजी, बापूजी, आप ये सब क्या कर रहे हो? हा? अगर आपको फ्लैट ही चाहिए था तो मुझसे साफ साफ मांग लेते। साफ साफ उनको कहा जाता है जिनका दिल साफ हो। अब मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, तो जो मेरा है वो मैं हक से लूंगा। मेरा बेटा गौरव वैष्णव, इसने मुझसे झूठ कहा कि इसका फ्लैट बिक चुका है, जबकि उसका फ्लैट तो भाड़े पे था। उसने मुझसे यह भी झूठ कहा कि उसे लोन के लिए मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम पर ट्रांसफर करवानी थी, जबकि उसने कोई लोन लिया ही नहीं है। अपने शब्दों के जाल में फंसाकर उसने मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। मुझे मेरे बेटे से अब कोई उम्मीद नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरा फ्लैट मुझे वापस दे दिया जाए। मिस्टर गौरव वैष्णव, क्या ये सच है कि आपका एक मणिनगर में फ्लैट है जो आपने भाड़े पर दे रखा है? जी। तो अपना फ्लैट भाड़े पर देकर आप अपने बापूजी के फ्लैट में क्यों रह रहे हैं? मम्मी के डेथ के बाद बापूजी अकेले हो गए थे, तो उनकी देखभाल करने के लिए हम उनके साथ शिफ्ट हो गए।
जज साहब, ये अपने बाबूजी की कितनी देखभाल कर रहे हैं वो तो ये डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर आपको पता चल ही जाएगा। और जहां तक इनके फ्लैट का सवाल है, तो इन्होंने झूठ बोलकर अपने पिता के साथ रहने का नाटक किया ताकि वो फ्लैट इनके नाम पर हो जाए। ये गलत है जज साहब। बापूजी ने खुद ने अपनी खुशी से वो फ्लैट हमारा नाम कर दिया था। बापूजी ने अपनी खुशी से वो फ्लैट आपको दिया और आपने ले लिया, तो आज वो वापस मांग रहे हैं, उन्हें दे दीजिए ना खुशी से। जी वो आपने झूठ क्यों बोला कि आपका फ्लैट बिक चुका है, और ये भी कि आपको लोन के लिए फ्लैट अपने नाम करवाना जरूरी है? नहीं, मैंने ऐसा कोई झूठ नहीं बोला। फिर वो फ्लैट आपके बाबूजी ने आपके नाम पर क्यों किया? क्या जरूरत थी उनको? आप उनके साथ रह ही रहे थे ना। और वैसे भी उनकी बात तो सब प्रॉपर्टी आपके नाम पे होने वाली है, तो फिर उन्हें क्या जल्दी थी? उन्होंने फ्लैट आपके नाम पे क्यों किया? जज साहब, एक सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र रचा गया है इनके पिताजी के नाम। मिसेस वैष्णव, ससुराल आने के बाद एक लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है, नहीं? और सास ससुर माँ बाप, राइट? तो फिर वो जो आपने किया वो तो सही नहीं है ना? दोनों पक्षों की तमाम दलीलों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर पूजन वैष्णव उस फ्लैट के मालिक हैं। लिहाजा फ्लैट की ऑनरशिप उन्हें वापस की जाए। साथ ही साथ ये अदालत मिस्टर गौरव पर अपने पिता के साथ चीटिंग करने के जुर्म में केस दर्ज करने का हुक्म देती है। लगता है भगवान जानता है कि हमने कभी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचा। हमसे जो कुछ भी बन पाया हमने सब कुछ किया उनके लिए। ये लड़ाई उनको सजा दिलवाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें हमारा हक मिले उसी के लिए। फिर चलिए, केस की तैयारी भी तो करनी है। चलिए। गौरव जैसे लोग मुजरिम हैं, उन्होंने धोखाधड़ी का जुर्म किया। पूजन जी ने कानून की मदद मांगी और उन्हें इंसाफ मिला, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी तरह समाज और बच्चों के हाथों सताए हुए हर बुजुर्ग को इंसाफ मिले। और आखिरकार उन्हीं के समझाने पर दक्षा जी ने अपना केस वापस न लेने का फैसला किया। हाँ, मैंने पैसे अपनी मर्जी से जरूर दिए थे, लेकिन इन्हें मैंने पैसे उधार दिए थे, क्योंकि नमिता ने मुझे कहा था कि राकेश को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है, उसकी माली हालत ठीक नहीं है और सर पे बहुत बड़ा उधार है। ये कब की बात है दक्षा बहन? जुलाई 2011 की बात है। जज साहब, ये राकेश की बिजनेस की फाइल है। इसमें राकेश के बिजनेस के सारे फायदे नुकसान सबका लेखा जोखा है, और आप देख ही सकते हैं कि पिछले 2 साल में राकेश को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ मुनाफा ही हुआ है। तो जाहिर सी बात है जज साहब कि राकेश और नमिता ने दक्षा बहन की ममता का फायदा उठाया है। इंश्योरेंस के सारे पैसे झूठ बोलकर उनसे निकलवा लिए, घर से भी निकाल दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इंश्योरेंस के सारे पैसे उनको लौटा दिए जाए और हर महीने 10,000 रुपए भरण पोषण के लिए दिए जाए। ऑर्डर ऑर्डर। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर राकेश को मिस्टर दक्षा पटेल द्वारा उनको दी गई पूरी धनराशि वापस लौटानी होगी, और साथ साथ हर महीने भरण पोषण के लिए 10,000 रुपए भी देने होंगे। मुबारक हो। ये सब आप ही की वजह से तो हुआ है। आप ही ने तो मुझे हिम्मत दिलाई। मुझे नहीं लगता कि अब ये आपका बनाया हुआ स्वेटर नमिता अपने बच्चे को कभी नहीं पहनाएगी। मुझे मालूम है, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती है जो आसानी से नहीं छूटती। हाँ, मैं भी तो अपने ये क्यूब को घुमाते घुमाते बोर हो गया हूँ अकेला। मैं चाहता हूँ कि मेरे ये क्यूब्स और आपके ये स्वेटर को
दोनों को हमेशा के लिए छुट्टी क्यों नहीं दे दी है? मतलब जब दो जिंदा इंसान एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं तो हमें ये झूठ मूठ के सहारे की क्या जरूरत है? देखिए, आप कुछ उल्टा मत सोचिएगा। मुझसे शादी करेंगी आप? मैं भला उल्टा क्यों सोचूंगी? आप ही ने तो कहा था 70 साल का बुढ़ा और 65 साल की बुढ़िया कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किसी को क्या फर्क पड़ता है? अब आप दोनों यहाँ पर साइन कर दीजिए। पहले आप कीजिए सर। अब आप कीजिए। मुबारक हो। अब आप दोनों एक दूसरे को माला पहना दीजिए। ये केस एक गुहार है हमारे देश के सभी बुजुर्गों के लिए कि अब और सहने की आवश्यकता नहीं है। पूजन और दक्षा जी ने जो किया वो एक मिसाल है। उन्होंने न सिर्फ अपने हक के लिए अपने बच्चों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि अपना जीवन संवारने के लिए एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में भी बंधे। द वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के तहत बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी उनके बच्चों, पोते पोतियों या किसी भी ऐसे सगे संबंधी को दी जाती है जो उनकी संपत्ति का संभावित वारिस हो। सरकार ने तो कानून बनाकर अपना काम कर दिया। अब जरूरत है हमारे बुजुर्गों के आगे आने की और अपना हक से लेने की। ये केस बुजुर्गों का मार्गदर्शन करता है और प्रेरणा देता है। साथ ही गौरव जैसे बच्चों के लिए एक चेतावनी भी है कि अगर वो अपने बुजुर्ग माँ बाप का ख्याल नहीं रखेंगे, उनके साथ धोखाधड़ी करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो उनका हाल भी गौरव और नमिता जैसा ही हो सकता है। पूजन जी के हौसले को सावधान इंडिया का सलाम। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।